डे इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखें। आज के अगर हम पहला समाचार देखें तो एक खुशी का समाचार है। जो 8 पूर्व नौसैनिक कतर में जिन्हें पिछले साल जो है उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई थी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री जब 2 दिसंबर को मिलते हैं कतर के 1 दिसंबर को मिलते हैं कतर के वहाँ के अमीर से, इसके बाद ही 28 दिसंबर को वहाँ की एक कोर्ट ने, अपीली कोर्ट ने उनकी सज़ा जो है, उनको मृत्यु की सज़ा जो है सज़ा में बदल दी थी, मृत्युदंड की सज़ा। और कल ही जो है वहाँ पे उनको जो है कह सकते हो कि रिहा कर दिया गया है। उसमें से 7 भारतीय आज सुबह सुबह जो है भारत भी वापस आ गए और सब ने भारत माता की जय का आशीर्वाद जो है जय घोष किया। तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है। और आपको अगर याद होगा, अगर रेगुलर क्लास का देख रहे होंगे तो 8 फरवरी को हमने एक चीज़ पढ़ाई थी। भारत कतर के बीच में जो एलएनजी को, लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर जो पीछे का समझौता था 2028 में समाप्त हो रहा था, उसको आगे भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तभी मैंने कहा था कि जल्द ही जो जिस गलत कारणों के लिए भारत कतर संबंध था वो भी हो जाएगा और हमारे पूर्व नौसैनिक भारत लौट आएंगे। और हो गया, आज लौट भी आए, उसमें से एक और भी लौटे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है सभी भारतीयों के लिए, भारत की कूटनीति के लिए अच्छी खबर है, भारत के संबंधों के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, और उसको हम समझेंगे क्यों उसको हम तुलना किए थे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वो ये है कि हल्द्वानी, अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है एक हिंसा हुई है। एक जब हिंसा का जो कारण बताया जा रहा है कि जब प्रशासन जो है एक नजूल भूमि पर स्थित जो है मस्जिद और मदरसे को हटाने गई थी, तो वहाँ पे भीड़ द्वारा हिंसा की गई है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई और इस तरह से उसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और पूरा कहीं ना कहीं वो इलाका जो है कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो गया है। ऐसे में एक प्रश्न ये होता है कि नजूल भूमि क्या है। इसको लेकर आज के जो है द इंडियन एक्सप्रेस में इस पे एक लेख है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, और कई सारे समाचार पत्रों में उसी तरह की चीज़ें हैं। न्यूज़ चैनल में भी है कि नजूल भूमि क्या होता है, जो कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे जिसको कारण बताया जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक तीसरा समाचार है वो भी एक इंडियन एक्सप्रेस में ही है। पीएम स्वनिधि एक योजना है स्ट्रीट वेंडर को लेकर, जो है स्ट्रीट वेंडर को के लिए ये लाई गई थी। जब कोरोना काल था, कोरोना के काल ज़्यादातर लॉकडाउन के बाद, जब पुनः जो है लॉकडाउन के बाद जब इकॉनमी खोलने लगी, तो जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए इसे लाया गया था। और एक रिपोर्ट सरकार ने अपने लिए ही कराई है, हालांकि उस रिपोर्ट तक जो है इंडियन एक्सप्रेस की पहुंच है। उसने बताया है कि उस रिपोर्ट में ये बात सामने आया है कि इस जो 10,000 की राशि है तो उसके जिसको मिला है उसके आय में, वार्षिक आय में लगभग 24,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर जो है एक परिणाम है। और इसी तरह का जो है परिणाम और भी जगहों पे जहाँ भी इस तरह जितना पूंजी जा रही है उसका उतना ही रिटर्न दिखाई देता है, वैसा ही हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यानी वो योजना कहीं ना कहीं काम कर रही है आर्थिक सिद्धांतों के आधार पे। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं इसको एक एक करके। पहला न्यूज़ जो है, देखिए ये सब हमारे वेटरन है तस्वीर में, जिन पे जो है कतर पे एक कुछ समय के लिए जो है मृत्यु का खतरा था। हालांकि हम जब ये मामला आया था अक्टूबर में, तभी हम बताए थे कि ये चीज़ें सुलझ जाएगी, क्योंकि भारत का कतर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है और भारत के प्रधानमंत्री के लेवल पे ही सुलझेगा। ये बात हमने उस समय आप लोगों को बताए हुए, अगर आप अक्टूबर में जाके देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही देखते हैं। क्योंकि देखिए कतर जो देश है ना, कतर एक तरह से कि वहाँ पे भले वहाँ पे कोर्ट और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी भी ऑटोक्रेटिक व्यवस्था की बात चलती है। और वहाँ पे जो वहाँ का शासक हैं उन्हीं के अनुसार ही वहाँ पे रूल्स ऑफ द लॉ से ज़्यादा जो है रूल्स ऑफ द रूलर ही चलता है, रूलर का शासन। तो ऐसे में अगर यही बात था कि प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ के शासक से बात करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। और जैसे ही 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री की वहाँ के कतर के अमीर से बात होती है, दोहा के नहीं सॉरी अबू धाबी, यूएई में जो है अबू धाबी का जो COP 28 का सम्मेलन था उसी के समय पे, और उसके बाद चीज़ें सुलझती चली गई। 28 दिसंबर को उनको उनकी मृत्युदंड की सज़ा को
कैद में बदला गया था और अभी वो रिहा होके आज सुबह सुबह वो भारत लौट आए हैं और इनकी खुशी दिखी रही इनके चेहरे पे। जब पत्रकारों ने कहा तो उन लोगों ने भारत माता की जय कहा, प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और साथ ही साथ कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है, मामला क्या है, क्योंकि ये इतना चर्चा में हो गया है कि आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ना डिप्लोमेसी के, कूटनीति के वो पहलू जो मैं बार बार अपने उसमें करता हूँ कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं होता है, कारण कुछ और होता है, परिणाम कुछ और होता है, तो वो चीज़ें दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है निश्चित रूप से, क्योंकि कतर ने 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया है। वे कतर में जासूसी के आरोप का सामना कर रहे थे और उन्हें मौत की सजा तक सुनाई गई थी। ठीक है, भारत के अनुरोध पे पहले कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद उनके एक अदालत ने जो है इसको मृत्युदंड को जो है नॉर्मल सजा में, उसमें 2 साल से लेकर 25 साल तक की सजा थी और बाद में अभी सभी को रिहा कर दिया गया है। उसमें से 7 जो है पूर्व नौसैनिक भारत आ ही गए हैं। देखिए, जो ऑटोक्रेटिक टाइप के कंट्री होते हैं ना, उसमें एक अच्छी बात होती है, आप इसको कहेंगे कि अच्छी बात क्या है, कि उन वहाँ पे जैसे सजा जितनी जल्दी हुई थी, रिहाई भी उतनी जल्दी हो गई। अगर कहीं यहाँ पे एक रूल्स ऑफ द लॉ जहाँ पे होता तो पहले शायद सजा भी नहीं होती, लेकिन अगर बाद में सजा हो भी जाती तो वो छोड़ने की प्रक्रिया भी सालों लगती। लेकिन यहाँ पे चूंकि सजा भी एकाएक हो गई थी तो छोड़ने की प्रक्रिया भी जो है जैसे ही मामला जो हुआ जल्दी जल्दी होकर वो सब अपने घर आ गए। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के साथ आटो जहाँ पे जिन कंट्री में ऑटोक्रेटिक या तानाशाही टाइप की व्यवस्था है, या उसको कह सकते हो तानाशाही नहीं भी कहो तो ऑटोक्रेटिक सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बात वही है, उसमें वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी सरलता से हो जाती हैं डिप्लोमेटिकली। ठीक है, और जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की उन्होंने जय के नारे लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपना देश है जब वापस आते हैं, किस मुश्किल में वो लोग रहे हैं, उसके बाद उनका परिवार वो सारी चीज़ें जब वापस आए हैं तो निश्चित है उनका उद्घाट होना ही था। और उन्होंने जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात भी के लिए भी वो किया है, और जो है वहाँ के कतर के अमीर को भी लेकर कहा है, और निश्चित रूप से बगैर इन दोनों के प्रयासों से यह संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं मामला क्या रहा है। अगर मामले को देखें तो अक्टूबर में एक मामला आता है कि हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं उनको कतर में मृत्युदंड दे दिया गया है। एक स्थानीय अदालत ने मृत्युदंड दे दिया था और काफ़ी समय तक तो कारण भी नहीं बताए गए थे, और ये मामला कहीं न कहीं एक गंभीर सुरक्षा का हमारे लिए हो गया था और भारत कतर के संबंधों को जो है एक चुनौती उत्पन्न कर रहा था। तो उस दौरान जब ये पढ़ा रहे थे तब भी हमने ऐसे कहा था कि ये चीज़ें जो अभी बताई नहीं जा रही है, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण कुछ और हैं, और वो कारण कहीं ना कहीं जो है उसमें आप देख सकते हो कि स्ट्रेटेजिक हित, या इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक और इस तरह के हित जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के देशों के संबंधों में जो है वैसे तो नॉर्मली जहाँ पे रूल्स ऑफ द लॉ होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती, फिर भी जहाँ पे स्ट्रेटेजिक हित होते हैं और ख़ास तौर से ऑटोक्रेटिक कंट्री में वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप पे दबाव बनाने के लिए भी सामने लाई जा सकती हैं कि नेगोशिएशन में कुछ न कुछ पाया जा सके। उसके बाद भारत ने भी कई सारे जो है कोर्सिव एक्शन लिए होंगे, वो हमें आपको नहीं दिखाई दिए होंगे, हो सकता हमें पता हो हम बताएं ना ओपन चैनल पे, या औरों को आप लोग भी जानते हो। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सिव एक्शन भारत ने भी लिए होंगे जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं डील पटरी पे आई होगी, और बाद में अंततः जो है अब ये हमारे वापस आ गए हैं। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम इसमें खुल के कुछ भी उन लोगों ने बोलने से मना किया था, और इस मामले में हमारी मीडिया ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। शुरू में भले कुछ कहा, लेकिन बाद में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि इस मामले को एक्सक्लेट न बढ़ाया न जाए, इसको शांति से जो है निपटा दिया जाए, और अंततः जो है उसका परिणाम सफलतापूर्वक आज दिखाई दिया है। ठीक है, इसमें मामला क्या था कि जो समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि दोहा स्थित एक कंपनी थी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इसी में ये काम करने वाले जो है ये हमारे 8 पूर्व नौसैनिक काम करते थे,
ये जो है वहाँ के कतर में सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। तो ये उसी के लिए ये जो है गए थे, इन पर आरोप लगा था जासूसी में। तो देखिए कौन कौन से लोग थे, यही कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी से लेके कैप्टन नवतेज सिंह गहलोत, सब ये सब सारे लोग उसमें शामिल थे। और ये एक जो कंपनी है अल्दहरा, अल्दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस, इसी के लिए काम करने गए थे। और यह वहाँ पे जो है कतर के नौसेना के प्रशिक्षण को देख रही थी। साथ ही कतर जो है फ्रांस के साथ एक जो इटली के एक जो है स्मॉल पनडुब्बी पर जो है कार्य कर रही थी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे। और इन पे आरोप लगाया गया था कि ये यही चीज़ जो है इजराइल के लिए जो है दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो है इजराइल वाला भी मामला आया था इसको लेकर, क्योंकि जो हमास का चीफ है वो कतर में रह रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी कि भारत द्वारा जो है किया गया था इजराइल का समर्थन, वहाँ पे हमास का आलोचना की गई थी। हालांकि फिलिस्तीन का समर्थन भी भारत ने किया था। और फिर धीरे धीरे जैसे मामला बातचीत समझौता शुरू होता गया, वैसे वैसे चीज़ें होती गई। क्योंकि याद होगा कि इजराइल के और हमास के साथ एक ट्रूस हुआ था, समझौता हुआ था, और उसी के आसपास भारत की जो ये जो भारत के नौसैनिकों की कुछ दिन बाद ही, एक दो दिन बाद ही उनकी मृत्युदंड की सज़ा भी जो है उम्र कैद में मतलब सज़ा में बदल दी गई थी। तो ये सब अगर देखा जाए तो इत्तेफाक है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो जो लिंक के डॉट होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। इतनी गहराई तक आप लोगों को जीएस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझिए कि क्या कैसे होता है। और ये जो कंपनी है इसका स्वामित्व तो ओमानी नागरिक था, उसके पास था। और ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ की नौसेना को कतर की नौसेना या रक्षा बलों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे ये पूर्व सैनिक गए थे। अब अगर ये जो चीज़ें संभव हो पाई है, जैसे पहला लाइन है कि भारत की कूटनीतिक विजय हुई है, तो कूटनीतिक विजय कैसे हुई है उसको समझना पड़ेगा कि भारत और कतर के बीच के संबंध कैसे रहे हैं। वो मैंने जब अक्टूबर में था तब भी कहते कि भारत और कतर के अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं रहे हैं लेकिन अच्छे संबंध रहे हैं। इतना स्ट्रेटेजिक जुड़ाव है कि ये एक दूसरे को ये संबंध जो है बिगाड़ने नहीं देंगे। तो वो संबंध क्या क्या है, तो देखिए जो दोनों के पहले से तो जो संबंध थे ही मैत्रीपूर्ण, नवंबर 2008 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कतर की यात्रा की थी और वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। उसके बाद रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ और उसके बाद तो काफ़ी वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी गए, वहाँ के अमीर भी यहाँ पे आए, तो ये काफ़ी चला। लेकिन शुरुआत जो है मनमोहन सिंह जी ने ही की थी 2008 में, जब वो वहाँ पे पहली बार गए थे भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, 2021 में अगर देखा जाए आंकड़े तो भारत जो है कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थानों में से एक है। यानी कतर जो दुनिया को निर्यात करता है उन 4 में से एक है भारत, चौथे या 4, और जो आयात करता है उसमें 3 में से एक है। यानी पहले 3 आयातकों में से है और पहले 4 निर्यातकों में से है कतर। ऐसे में कतर को पता है कि भारत का इंपोर्टेंस, उसके द्वारा जो भारत को आयात किया जाता है, यानी जो वहाँ से भारत आयात करता है, यानी जो निर्यात किया जाता है उसके द्वारा और हमारे द्वारा आयात किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है एलएनजी का है, लिक्विड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, मतलब लिक्विड प्राकृतिक गैस। वो देखा जाए तो दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है वो। और भारत की कुल प्राकृतिक गैस का जो हम आयात करते हैं उसका लगभग 54% जो है हमें किससे मिलता है, कतर से मिलता है। ठीक है, और ये हमारे कुल आयात का भी लगभग 50% जो हम वहाँ से हमारा जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार, उसमें लगभग 50% जो हम कतर से आयात करते हैं गैस, इसकी भूमिका होती है। साथ ही कतर में बहुत सारा भारत जो है कतर के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को करता है, खाद्यान्न चीज़ों को पहुँचाता है, दवाइयों को पहुँचाता है। कतर का आप लोग नाम सुने होंगे अल जजीरा चैनल, उसको सबसे ज़्यादा शायद भारत में ही देखा जाता है, क्योंकि चीन ने तो ज़्यादातर चीज़ों को बैन कर रखा है। बाकी सबसे बड़ी आबादी भारत के बराबर ही, अब तो भारत ज़्यादा हो गया है, तो जहाँ ज़्यादा आबादी रहती है वहीं देखा जाता है। तो अल जजीरा का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है भारत से जाता है। कतर एयरलाइंस, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हित जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत भी चूँकि, और भारत देखा जाए तो अपने एलएनजी निर्यात के आधे के लिए कतर पे निर्भर है। साथ ही भारत के रक्षा सहयोग, लगभग 8 लाख भारतीय लोग जो है कतर में रहते हैं, और वो ये
भारत वहाँ के आर्थिक और उसके जीवन से भी काफ़ी लोग वहाँ के योगदान करते हैं और वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लिए रेमिटेंस भी आता है। तो ये वो सारे पहलू थे जिसने कहीं ना कहीं उसमें किया। हालांकि और भारत और कतर के जो है रक्षा संबंध भी एक उनके हैं। दूसरे जो है कतर जो है अमेरिका का एक रक्षा सहयोगी भी है, उसका एक कह सकते हो वहाँ पे उनका अमेरिका का बेस है। और ऐसे में जब अमेरिका भारत के संबंध निकट हो रहे हैं तो और भी ये कतर का भूमिका आ जाती है। ठीक है, तो इन सारे परिप्रेक्ष्यों में आप समझिए कि ये जो सारा हमारा आर्थिक हित है या स्ट्रेटेजिक हित है, ऐसे में निश्चित ही ये था ही कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होना था। हाँ, जितना जल्दी सजा हुई थी उम्मीद के मतलब अकस्मात उतना ही जल्दी जो है इन्हें माफ़ी भी दी गई और ये सब भारत भी लौट आए। तो ये बताते हैं कि ऑटोक्रेटिक देशों की अच्छी बात होती है। भारत और कतर द्वारा एलएनजी आपूर्ति को लेके 2028 के बाद 20 वर्षों का समझौता। देखिए, जब ये मैंने समझौता ये 6 फरवरी को हुआ था, 8 को मैंने पढ़ाया था, तब मैं आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं ये समझौते के बाद मैंने बताया था कि अब हमारे जल्द ही जो है हमारे सैनिक भी आ जाएंगे, और इतना जल्दी आ जाएंगे इतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लिटरली कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे होता है वो ठीक है, अच्छी बात है। ये समझौता अगर देखें तो जो पेट्रोनेट एलएनजी है, यह एक हमारे जो कुछ प्रमुख ऑयल कंपनियां हैं पीएसयूज, उनका संयुक्त उद्यम है, और कतर एनर्जी के बीच जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता जो अभी भी चल रहा है 2028 तक, पहले का ही चल रहा है। यह भारत में कतर से भारत के जो निर्यात है उसमें 35% के लिए इस समझौता अलग ही अकेले उत्तरदायी है। और ये कहीं न कहीं भारत में ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरकों के लिए या अन्य मुद्दों को लेकर, गैस आदि आपूर्ति सप्लाई को लेकर ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। ठीक है, तो ऐसे में यह समझौते का आगे बढ़ना निश्चित रूप से वो तो है ही है। तो वही चीज़ है कि ये 7.5 मिलियन प्रतिवर्ष तरलीकृत प्रतिगत की आपूर्ति को था, अब इसे बढ़ा के आगे कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस समझौते में ये जो समझौता बढ़ा है 20 साल के लिए, इस समझौते में जो पहले की दर थी उससे कम दर पे ही भारत ने ये डील फाइनलाइज की है। और इस समझौते से 20 साल में हमें पिछले के अपेक्षा 6 अरब डॉलर की बचत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये समझौता भी हम देख लेते हैं, बाकी ये सारा कतर का वो चीज़ें देख ही लिए थे। हमारा इस चीज़ को पढ़ाने का मतलब ये है कि आप कई सारे इधर यत्र तत्र बिखरे हुए चीज़ों को आपस में जोड़ेंगे, तब जाके पूरी पिक्चर जो है किसी देश के साथ जो कूटनीतिक या जो संबंध होते हैं उनको आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है, हल्द्वानी हिंसा के पीछे क्या है नजूल भूमि विवाद। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हल्द्वानी एक उत्तराखंड का एक शहर है, उसमें जो है उसको गेटवे कहते हैं जो है कुमाऊं का, वहाँ पे नजूल भूमि को लेके उस पे वहाँ पे बनी हुई एक मस्जिद और मदरसा था, उसको हटाने के लिए जो वहाँ के नगर निगम के द्वारा जो है जो अतिक्रमण हटाओ काम शुरू कर रहा था, उसको लेकर वहाँ पे हिंसा होती है। और उस हिंसा में जवाबी कार्रवाई पुलिस की और इस तरह की चीज़ों में 5 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कहीं न कहीं एक गंभीर सुरक्षा चिंता है। ठीक है, ऐसे में हमारे पास सामने प्रश्न है कि नजूल भूमि क्या होती है, ये बात आई कैसे, या इसका क्रियान्वयन कैसे, या शब्द का उद्भव कैसे होती है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, और ये क्या जो नजूल भूमि ये विवाद है उसमें वो कहाँ तक ये मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है कि हल्द्वानी के बनफूलपुर इलाका में गुरुवार को जो है हुआ था, हिंसा भड़की थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 300 लोग घायल थे। और इसमें जो मामला सामने आया था, जो प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जो नजूल भूमि पे बनी हुई नजूल भूमि, अभी बताते हैं क्या है, उस पे जो उस भूमि पर बनी हुई जो मस्जिद थी या मदरसा था, उसको जब हटाने के लिए जो है प्रशासन गए थे तो उस पे बहुत हिंसक कार्रवाई भीड़ द्वारा कर दी गई थी और उसके कारण जो है और उसमें और बाकी जवाबी कार्रवाई में काफ़ी लोगों की मतलब 5 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब यही सब प्रश्न है कि नजूल भूमि क्या है, इस भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जो हल्द्वानी हिंसा था उसमें क्या मामला। तो आइए देखते हैं नजूल भूमि क्या होती है। देखिए, नजूल भूमि का जो भारत में अपने राज्य अलग अलग करते हैं, लेकिन भारत में इसका जो
मैनेजमेंट होता है वह है नजूल भूमि स्थानांतरण अधिनियम 1956 द्वारा यह है, जिससे ज़्यादातर राज्यों की जो नजूल भूमि है उसके लिए यह किया जाता है। इसमें जो परिभाषा की गई कि एक्चुअल में नजूल भूमि होती क्या है, तो वह भूमि होती है, नजूल या नाजूल जो भी कह दो, वह भूमि होती है या वह जमीन होती है जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। यानी जैसे अगर आप लोग देखते होंगे तो कोई ना कोई जो है भूमि वो या तो सरकारी भूमि होती है या आम लोगों या किसी न किसी व्यक्ति या संस्था की होती है, कृषि गैर कृषि दोनों जब भी हो सकती है। लेकिन कुछ भूमि ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका किसी के पास स्वामित्व नहीं है। ऐसे में वो भूमि क्या होती है, तो वो भूमि का स्वामित्व जो है सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, और उसमें जमीन को सरकार अपने अधिकार में ले लेती है और अपने जनहित के कार्यों में इसका इस्तेमाल करती है। और जब इस्तेमाल में सरकार लेती है, लेकिन जब मतलब सरकार उस जमीन को अपने अधिकार में ले लेती है, उसका स्वामित्व उसके पास आ जाता है, लेकिन वो उसमें डायरेक्ट उपयोग न करके कई बार वो किसी व्यक्ति या संस्था को पट्टे पे दे देती है। कई जगह तो उस पर सोसाइटियाँ बनाई जाती है। जो आप कोई लोग अगर इलाहाबाद के बच्चे इसमें होंगे तो इलाहाबाद की बहुत बड़ी बहुत फेमस कई सारी कॉलोनियाँ हैं, वो नजूल भूमि पर ही हैं और ज़्यादातर 90-99 साल के पट्टे पे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत जगहों पे हैं, ज़्यादातर वो नजूल की भूमि है, पट्टे पर ही इस तरह से चलती हैं। कई बार उसमें कोई सरकारी बिल्डिंग चल रही होती है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अमूमन नजूल भूमि जो किसी के स्वामित्व में नहीं होती, ऐसे में सरकार के स्वामित्व में होती है और सरकार उसे पट्टे पे या किसी संस्था के द्वारा जो है उस पर अपना कार्य करती है। ठीक है, और यदि पट्टा की अवधि समाप्त हो जाती है, माने किसी को पट्टा दिया गया है जो 15 से 99 साल तक कुछ भी हो सकता है, हो जा रही है, तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसको बढ़ाने के लिए अपना आवेदन कर सकता है और उस आवेदन को मानने न मानने के लिए पूरी तरह से वो राज्य या जो प्राधिकरण स्वतंत्र है वो वापस भी ले ले, नवीनीकृत करे, रद्द करे। ये इसको पूरी, चूंकि वो राज्य की जमीन है, राज्य उसको लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसमें ये नहीं है कि राज्य उसको नवीनीकृत करेगा ही करेगा, अपनी जरूरत को देखते हुए राज्य नहीं भी कर सकता है। अब प्रश्न है कि नजूल भूमि का उद्भव हुआ कैसे। देखिए, अगर आप लोग देखे होंगे कि जब आज़ादी के मतलब इसका जो है जब हम आज़ाद हुए उसके पहले के इतिहास में ये नजूल भूमि का जो है कहीं ना कहीं वो है। देखिए, अंग्रेज़ों से जो है, जब अंग्रेज़ लोग जो है राजा रजवाड़े अंग्रेज़ जब आए थे तो राजा रजवाड़े बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ जो है लड़ाई की थी, वो सब कुछ की थी। तो जब अंग्रेज़ किसी राजा को हरा देते थे तो उसके स्वामित्व में जो संपत्ति रहती थी उसको अंग्रेज अपने पास रख लेते थे। ठीक है, और वो उनके स्वामित्व में चीज़ें होती थी। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने उस जमीन को ऐसे ही खाली छोड़ दिया और जो राजा रजवाड़े जिनकी वो जमीन थी उनके जो स्वामित्व के लिए वो उनके जो विरासत वाले थे वो उसको साबित नहीं कर सके। ऐसे में अब ये बात आ गई थी कि वो जमीन क्या होगा, तो वो जमीन किसके पास आ जाती है, सरकार के पास। जिस जमीन का कोई भी स्वामित्व नहीं होता है वो जमीन सरकार के पास हो जाती है। वैसे भी देखा जाए तो भारत में जो है लैंड जो है वो सरकार की ही होती है, इसलिए सरकार कभी भी किसी के जमीन को जो है एक्वायर कर सकती है। पहले संपत्ति का अधिकार में था, बाद में सामान्य अधिकार जो है मूल अधिकार था, बाद में उसको सामान्य अधिकार करके वो कर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में जो अंग्रेजों के समय जो राजा रजवाड़ों की संपत्ति थी जिनका कोई विरासत, जब आज़ादी के बाद उनके किसी के विरासत या उस तरह के पेपर नहीं थे, जो खाली पड़ी थी, तो उसको वहाँ की राज्य सरकारों के वो अधिकार में आ गई थी और राज्य सरकार उसको अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार का उपयोग करती हैं या वह किसी और को उसमें पट्टे पे दे देती हैं। अब प्रश्न है कि जो हल्द्वानी पे जहाँ पे ये मामला आया था वहाँ पे क्या था, तो राज्य प्रशासन ने कहा था कि वो ज़मीन जो है हल्द्वानी नगर पालिका की जो है वो नजूल की संपत्ति थी, उस पर वो बनी हुई थी और हल्द्वानी में वहाँ पे रोड चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण शुरू हो रहा था, तो वो चूँकि वो चल ही रहा था उसको लेकर पहले ही लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका था। हालांकि इन लोगों ने कहा था कि जो है हमें कोर्ट में जाने का और इस तरह का अवसर दे दिया जाए, लेकिन जो है प्रशासन ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये चीज़ें की गई है। तो कुल मिला के ये मामला नजूल भूमि का था। नजूल भूमि क्या होता है इसको आप लोग जरा सा इसमें जो है डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है पीएम स्वनिधि योजना में से रेहड़ी पटरी वालों की वार्षिक आय बढ़ी है।
देखिए, ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना है। यह कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको अपने लिए जो पूंजी चाहिए होती है, उसको उनको छोटी ही पूंजी चाहिए होती है। अब वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली बेचते हैं, डेली वो करते हैं, उनके पास वो पूंजी जो है उपलब्ध कराई जा सके, ताकि उन्हें किसी और के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े। देखिए, कोरोना के पहले आपको पता होगा, रेहड़ी पटरी वाले बेचारे अपना काम करते थे, कुछ न कुछ पूंजी अपना इस्तेमाल करते थे और उपयोग करते, कुछ न कुछ पूंजी वो रखते थे। लेकिन एक लॉकडाउन का बहुत लंबा पीरियड लगा, जिसमें उनकी पूंजी, जो छोटी सी भी पूंजी थी, वह भी जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन के भेंट चढ़ गई थी। ऐसे में बहुत बड़ा संकट था कि अब वो कैसे अपने रोजगार को चलाएं, ठीक है। और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्लान बनाया कि इनको ऋण दिया जाए, स्मॉल ऋण, एक 50,000 तक की व्यवस्था थी, जिन्हें 3 पार्ट में देना था। पहले पार्ट में 10,000, उसको चुकाने के बाद जो है 20,000, फिर इसके बाद इस तरह से करते करते जो है 50,000 तक देने की बात थी। तो अब जो है उसको लेकर चलाया गया था। उसमें लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनको दिया गया है। तो इस योजना का क्या रहा है, उसको देखते हुए जो मंत्रालय इसको चलती है, शहरी कार्य मंत्रालय, उसने जो है एक ISB, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस करके एक जो है बहुत प्रीमियम संस्थान है, उसके एक स्कूल के द्वारा इस पर अध्ययन करवाया था, जिसमें सामने आया कि इसमें जो पहली श्रेणी के 10,000 रुपये जिनको मिला है, उनकी आय जो है लगभग 23 से 24,000 बढ़ी है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं कि चर्चा में क्या है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक छोटी कार्यशील पूंजी ऋण योजना, इस पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम निधि का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन में पाया गया है कि 10,000 रुपये की पहली किस्त से प्रत्येक लाभार्थी के लिए 23,460 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय हुई है। यानी 10,000 रुपये की पहली किस्त अगर उनको लोन पे मिला है, तो उससे जो उनको पहली आय होती थी, उसमें 23,460, लगभग 2,000 रुपये महीने की उनकी आय बढ़ी है। और ये किसके द्वारा किया गया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। और इसके बारे में ये है कि ये रिपोर्ट जो आई है, यह रिपोर्ट सरकार ने अपने लिए अध्ययन करवाया है, इसको प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के पास ये आंकड़े पता चले हैं, तो उसमें ये बात आया है कि इनकी आय ये बढ़ रही है। अब प्रश्न है कि जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो देखिए, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। ये वो समय है, याद रखिए, कि लॉकडाउन का पहला दूसरा चरण बीत चुका था और धीरे धीरे लॉकडाउन खोला गया था। तो ऐसे में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको पूंजी उपलब्ध हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना, शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो ऋण योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था। इसमें यह था कि नियमित भुगतान करने पर 7% के ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेन को प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक के लिए कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। यानी वो पैसा डिजिटली लेन देन करते हैं अगर, तो 1,200 रुपये तक का कैशबैक आ जाएगा, वो अलग से उनको फायदा। यानी जो ऋण दिया गया वो सिर्फ 7% के वार्षिक ब्याज दर पे दिया गया है। इसमें जो 10 फरवरी यानी परसों तक का जो डेटा है, उसमें पता चलता है पोर्टल में कि आंकड़ों से कि योजना के तहत अब तक 60,65,000 पहली अवधि के ऋण लिए हैं, यानी उनको 10,000 तक दिया गया है। 60 लाख, इसमें 16,95,000 दूसरी, यानी दूसरा भी पा चुके हैं, उन्होंने पुनर्भुगतान कर दिया है। और 2,43,000 लोग जो है तीसरी किस्त के रूप में, यानी 50,000 तक पा गए हैं। और इसी के साथ सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि एक पहल 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। इसमें उद्देश्य यह था कि इस योजना से जुड़े जो लोग हैं, स्वनिधि जिनके पास कार्ड है, उनके लोगों को सरकार सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत जो सरकार की 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाएं हैं, उनसे भी इनको जोड़ा जा सके, ताकि उनका समग्र विकास किया जा सके। अध्ययन रिपोर्ट के अगर प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, तो इसमें है, देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने पाया कि 22 राज्यों के 100 शहरों में किए गए थे। सर्वेक्षण में शामिल 95% लोगों के लिए पीएम स्वनिधि ऋण उनका पहला बैंक ऋण था। यानी जो लोग थे, उसमें से जितने लोग मिले हैं, सर्वे किया गया, उसमें 95% लोगों को पहली बार कोई बैंक ऋण मिला था। और 72% ने कहा कि ये उनका पहला व्यावसायिक ऋण था। यानी पहले ऋण मिल चुका था, लेकिन व्यवसाय करने के लिए ये पहला ऋण था। यानी कितना महत्वपूर्ण है उनकी जिंदगी के लिए। ठीक है, जिन लाभार्थियों को 10,000 रुपये का पहला ऋण मिला था, उनमें से
94% ने कहा कि उन्होंने इसका उपयोग व्यावसायिक निवेश करने के लिए किया था। जिन लोगों ने दूसरा ऋण लिया था उस मामले में 98%, यानी जिन्होंने ऋण लिया है उसका 94% व्यावसायिक उपयोग से ही किया है, बाकी 6% पर्सनल उपयोग किए हैं। यानी 94% उसकी सफलता रही है। और जो दोबारा ले रहे हैं वो तो 98% लोगों ने उसका इस्तेमाल व्यावसायिक ऋण के लिए ही किया है। और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली किस्त यानी 10,000 रुपये जिनको मिला है उसमें प्रतिमाह 1995 रुपये का जो है इनको लाभ, या कह सकते हैं 23,400 रुपये 460 रुपये की अतिरिक्त आय जो है इन लोगों को मिली है। और ये लाभार्थियों का ऋण से आय अनुपात, यानी जितना उनका ऋण है और जो आय है वो 9% है। यानी कि देखा जाए तो वो ऋण के जो उनका चुकाने के भी स्थिति से बेहतर स्थिति में है। आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने जब जीडीपी बताया था तो ये कहता है जो आय है उसके अनुसार ऋण, तो ये इनकी आय 100 रुपये है तो उस पर ये जो ऋण है ये 9 रुपये ही पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं ये आसानी से उसको चुकाने में स्थिति, इसलिए एनपीए की भी स्थिति इनकी अच्छी रही है। ठीक है, तो ऐसे में ये योजना है, इसको देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।